Hello everyone, welcome to the Hindu analysis for 11th February 2021. Let us get into the first article. Both sides disengage from Pangong Lake area, says China. So Chinese military announced on Wednesday that frontline troops of India and China had begun disengaging in a synchronized and organized manner from the north and south banks of Pangong Lake area. This is an important and critical step in the process of disengagement between India and China, particularly considering how close both sides' troops are stationed in Ladakh. So there is a greater chance that if either side takes a wrong step, it will lead to a full-fledged war between India and China. Considering the sensitivities and the sensibilities of both sides and how high risk situation currently exists between India and China at Ladakh at high altitudes, this news of disengagement is a positive development. This clearly indicates that neither China nor India wants war with either of the countries. So this is the first step for disengagement between both sides. But can we trust the Chinese to completely adhere and follow the rules set by both the countries? That we have to wait and see. This restarts the stalled process of disengagement. पहले भी एक डिसंगेजमेंट प्रोसेस पे अग्रीमेंट हुआ था और शुरू भी हो रहा था, यानी देयर वाज ए डिसंगेजमेंट प्रोसेस ऑलरेडी गोइंग ऑन. दोनों देश पिछले बार डिसंगेजमेंट प्रोसेस पे अग्रीमेंट किए गए थे, यानी दे अग्रीड दैट चाइना पुल बैक करेगा और इंडिया भी पुल बैक करेगा. लेकिन उस समय क्या हुआ था, गलवान क्लैशेस हुए थे. जब हमारे सोल्जर्स चाइनीज सोल्जर्स के पास गए, जाके चेक करने के लिए यानी वेरीफाई करने के लिए गए थे क्या डिसंगेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या नहीं, चाइनीज सोल्जर्स ने हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिए थे. उस अटैक में हमारे 20 सोल्जर्स मारे भी गए थे. इसी वजह से आज जो भी डिसंगेजमेंट प्रोसेस के बारे में चाइना और इंडिया बात कर रहे हैं, तो स्पेशली चाइना का डिफेंस मिनिस्ट्री यानी फॉरेन सेक्रेटरी दोनों आके कह रहे थे कि यस, भारत ने भी हमारे डिसंगेजमेंट प्रपोजल को अग्री किया. तो भारत देश का यही स्केप्टिसिज्म है कि कैन वी ट्रस्ट द चाइनीज अगेन. हमारा रक्षा मंत्री आज राज्यसभा में भी एक स्टेटमेंट करने वाले हैं कि वेदर टू वेरीफाई यानी चाइनीज पुल बैक कर रहे हैं या नहीं, उसके मुताबिक आज स्टेटमेंट करेंगे राज्यसभा में. इस स्टेटमेंट में अगर हमारा डिफेंस मिनिस्टर ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि जो भी हमारे देश के बीच बातचीत चल रहे थे वो सफल रहे और हमारा डिसंगेजमेंट प्रोसेस भी शुरू हो गया है. सो आज का न्यूज़ के मुताबिक हमारा यही अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों साइड्स यानी भारत और चाइना लार्ज टैंक्स एंड आर्टिलरी मिशनरी को डिसंगेजमेंट प्रोसेस और विथड्रॉल प्रोसेस शुरू कर दिए हैं. और एक कंसेंसस जो भी है वो 9th राउंड ऑफ चाइना इंडिया कमांडर लेवल पे हुआ है. पहले हमारा रक्षा मंत्री और चाइनीज़ के डिफेंस मिनिस्टर रशिया में एक मीटिंग हुआ था साइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल फोरम. उसमें हमारा रक्षा मंत्री ने क्लियरली एक्सप्रेस किया है कि विदाउट डिसंगेजमेंट प्रोसेस हमारे दोनों देश के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा. और उसके बाद हमारा फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने भी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को एक और इंटरनेशनल फोरम में मीटिंग हुआ था. उस मीटिंग में भी हमारा फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली एक्सप्रेस किया है कि पहले आप जो भी स्टेटस को था अप्रैल 2020 में, यानी अप्रैल 2020 में चाइनीज़ सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स कहाँ स्टेशन हुए थे, वहाँ तक पूरा डिसंगेजमेंट होने के बाद ही बॉर्डर के बारे में बात करेंगे. उस समय से आप अब तक बीच में चाइना और इंडिया साइड्स के बीच में कमांडर लेवल यानी लोकल लेवल कमांडर आर्मीज़ के जो भी कमांडर्स हैं
उन दोनों कमांडर लेवल्स पे चर्चे चल रहे थे। अब तक 9 राउंड्स हो चुके थे और फाइनली लास्ट वन यानी 9th राउंड में जो भी कंसेंसस अग्रीमेंट पे आ गए थे उसके ऊपर ही, उसके आधारित ही ये लेटेस्ट लेवल ऑफ डिसएंगेजमेंट हो रहा है। So on the south bank, both sides had deployed tanks and armored vehicles in close proximity within few hundred meters after tensions went up in August. अगस्त में गलवान के पहले जो भी एक स्कफल हुई थी भारत देश और चाइनीज सोल्जर्स के बीच, उस दिन से हमारा डिप्लॉयमेंट नंबर कुछ ज़्यादा ही कुछ बढ़ गया था। यानी we started not only deploying soldiers, we started deploying tanks and armored vehicles including artillery guns later that time. Now पहले ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू होने का फर्स्ट साइन है कि वो जो भी टैंक्स चाइना और इंडिया ने डिप्लॉय किए थे वो कंटेंशन एरियाज में, उन टैंक्स को वापस बुला दिया गया है. So they are going to be pulled back. This is the first step of disengagement process between India and China. Or coming to the next article, Twitter must follow Indian laws, says Center. So the firm has been fire for non-compliance to block 250 accounts using hashtag related to farmers genocide and blocked 1178 accounts that security agencies suspect are backed by Khalistani sympathizers and Pakistan. An official source says that Twitter has requested an formal meeting with the ministry and government has also granted for that meeting, and the meeting took place yesterday where the government secretary has clearly stated that Twitter must follow the rules of Indian government, meaning Indian constitution. Twitter, however, said that no action has been taken against the account as news media entities, journalists and activists and politicians. So on the issue of use of hashtag related to farmers genocide on Twitter, the secretary expressed strong displeasure on the way Twitter acted. इसका पूरा स्टोरी है कि जनवरी 26 वायलेंस होने के बाद ट्विटर में फार्मर्स जेनोसाइड करके एक हैशटैग ट्रेंड होना शुरू हो गया था. जो भी उस हैशटैग में यूज़ करके पोस्ट कर रहे थे वो पूरा ट्वीट्स वायलेंस और एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स के बारे में बात कर रहा था. इस चीज़ को भारत देश का गवर्नमेंट आइडेंटिफाई किया कि ट्विटर को एक प्रपोजल और एक रिक्वेस्ट भेजा था कि ये जो भी फार्मर्स जेनोसाइड हैशटैग है उसको डिलीट कर दीजिए और उसमें से 250 अकाउंट्स जो भी ये हेट स्पीच पोस्ट कर रहे थे उनको डिलीट कर दीजिए और 1178 अकाउंट्स उस ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं या एम्पलीफाई कर रहे थे उसको इधर ब्लॉक कर दीजिए या रिमूव कर दीजिए. सो इस रिक्वेस्ट ट्विटर को भेज दिया गया था. यानी ट्विटर वॉज रिक्वेस्टेड टू रिमूव ऑल दिस अकाउंट्स एंड रिमूव द हैशटैग and an order was sent to Twitter. लेकिन ट्विटर ने एक छोटी सी मतलबी यानी देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ एक्शन टेकन हियर. ट्विटर ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग ऑल द अकाउंट्स ट्विटर ने सिर्फ कुछ ही अकाउंट्स को डिलीट करना शुरू कर दिया था. दे लेफ्ट जर्नलिस्ट पॉलिटिशियंस जो भी अकाउंट्स थे उनको छोड़ के बाकी और अकाउंट्स को डिलीट कर दिए थे. इस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में गवर्नमेंट ने ट्विटर को पूछा था कि हमारा ऑर्डर स्पेसिफिकली पूछा था कि आप पूरे जो भी लिस्ट दिया गया है उस पूरे अकाउंट्स को आप डिलीट कर दीजिए. लेकिन ट्विटर ने क्या किया, जो भी एक्टिविस्ट है, न्यूज़ मीडिया जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिशियंस है उन अकाउंट्स को छोड़ दिया था. सो भारत देश ने गवर्नमेंट ने क्या किया, इफ़ यू डोंट फॉलो आवर रिक्वेस्ट एंड आवर ऑर्डर योर कंपनी विल बी पेनलाइज्ड थ्रू लीगल एक्शन. दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड. सो ट्विटर सेड लेट अस टॉक. So yesterday there was a meeting between Twitter company people and the government of India, and our secretary clearly said
ऑन द इशू ऑफ यूज़ ऑफ हैशटैग रिलेटेड टू फार्मर्स जेनोसाइड। जो भी एक्शन ट्विटर ने लिया है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था। हमारा यही थॉट है कि आप हमारा रिक्वेस्ट को आप एडहियर करें और फॉलो करें। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, disinformation is a cybersecurity threat. Cybersecurity focuses on protecting and defending computer systems, networks, and our digital lives from disruption. Disinformation is similarly an attack and compromise of our cognitive being. Non-state actors, ideological believers, violent extremists, and economically motivated enterprises manipulate the information ecosystem to create social discord, increase polarization, and in some cases influence the outcome of an election. जो भी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के बारे में हम बात कर रहे हैं या बात करना चाहते हैं, आपको ये समझ में होना चाहिए कि एक डिसइंफॉर्मेशन अटैक एक साइबर अटैक से कुछ डिफरेंट नहीं है। साइबर अटैक में क्या होता है? साइबर अटैक में जब कोई आपका कंप्यूटर के ऊपर या आपके कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो उसको डिसरप्ट करने के लिए उसका एंड गोल है। इसी तरह जब ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से एक देश के ऊपर एक सोसाइटी के ऊपर अटैक हो रहा हो तो उसका एंड गोल है डिसरप्शन, यानी जो भी सोशल नॉर्म्स है या सोशल स्ट्रक्चर है या जो भी थॉट प्रोसेस है उसको ख़त्म करने के लिए इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे भी। साइबर अटैक्स है और डिसइंफॉर्मेशन अटैक्स है, उन दोनों का मोडस ऑपरेंडी यानी वो कैसे ऑपरेट करते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। साइबर अटैक्स आर एम्ड एट कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल डिसइंफॉर्मेशन एक्सप्लॉइट्स आर इनहेरेंट कॉग्निटिव बायस एंड लॉजिकल फैलेसीज। जिस तरह साइबर अटैक्स आपके कंप्यूटर के ऊपर वायरस के आधारित अटैक करते हैं, उसी तरह डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी हमारा कंप्यूटर यानी हमारे दिमाग के ऊपर अटैक करते हैं। इस अटैक में ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं और आपका जो भी लॉजिकल फैलेसीज हैं यानी जो भी आपका लॉजिकल डिसएडवांटेजेस है उस डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में। जिसी तरह साइबर सिक्योरिटी में एक वायरस आपके कंप्यूटर में घुस के पूरा इन्फॉर्मेशन डिलीट करना या ऐड करना शुरू कर देगा, उसी तरह डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स में भी आपका माइंड में कुछ और आइडियाज़ और कुछ और चीज़ें इंसर्ट करने के लिए कोशिश किया जाएगा। सो डिसइंफॉर्मेशन अटैक्स यूज मैनिपुलेटेड, miscontextualized, misappropriated information with deep fakes and cheap fakes. So they use information यानी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन को आपका थॉट प्रोसेस, आपका थिंकिंग को चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे। जब आपके ऊपर एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा होगा तो एक चीज़ के बारे में आपका जो भी ओपिनियन है, लेट अस से फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में आपको एक ओपिनियन है इधर फॉर प्रो और अगेंस्ट फार्म लॉज, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से हम आपका जो भी थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कर सकते हैं। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से आपको प्रो से अगेंस्ट ले जा सकते हैं या लेकिन अगेंस्ट से प्रो फार्म लॉज तक लेके जा सकते हैं। इसी तरह अटैक्स होते हैं डिसइंफॉर्मेशन से। Nefarious actors use both attacks in concert to create more havoc. एक कोऑर्डिनेटेड अटैक सिस्टम है वहाँ जहाँ बहुत साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट को अटैक करते हैं, यानी आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंफॉर्मेशन को अटैक करेंगे, इंफॉर्मेशन मेथडोलॉजी को अटैक करेंगे। दूसरा है उस इंफॉर्मेशन को ही अटैक करेंगे, यानी they are trying to attack both the information that you get and the mechanism with which you receive also. That is how dangerous a coordinated effort with cyber security and disinformation is. Historically, the industry has treated these attacks independently, deployed different countermeasures, and even have separate teams working in silos to protect and defend against these attacks. Cyber security threat से हमारा बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। जब इंटरनेट एज शुरू हुआ था उसी दिन से हमारा साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक्स शुरू हो चुके थे। सो इतने साल में जो भी कंपनीज या जो भी गवर्नमेंट्स पूरे देश में हैं वो सारे इकट्ठा होके एक
रोबस्ट सिस्टम इस अटैक से डिफेंड करने के लिए बिल्ड कर चुके हैं। लेकिन जब डिसइंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पास वायरसेस और मालवेयर से फाइट करने के लिए एंटीवायरस है, और आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज ISACs हैं। वो पूरे साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम करते हैं। लेकिन डिजिटल एज में जो भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन हो रहा है उसको टैकल करने के लिए या काउंटर करने के लिए ना ही देश के पास, ना ही इंडिविजुअल यूनिट एंटिटीज़ के पास रिसोर्सेस या मेथडोलॉजीज नहीं है जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को काउंटर कर सकता है। तो इस आर्टिकल यही चीज़ के बारे में बात करता है। ये इस पूरा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है कि इतने साल से हम इतना लर्न कर चुके हैं कि साइबर सिक्योरिटी इज ए थ्रेट, and we have developed multiple platforms and various silos and methodologies to counter cyber security threats. Now समय यही है कि उस methodologies और उस infrastructure को यूज़ करके मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को भी अटैक करें, so that हम हमारे नागरिक को डिसइंफॉर्मेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ दोनों प्राइवेट प्लेयर्स करना चाहिए और गवर्नमेंट्स भी करना चाहिए। So, cognitive hacking is a threat from disinformation and computational propaganda. एक पूरा बॉयल डाउन करें तो प्रोपेगेंडा के माध्यम से आपको आपका ओपिनियन को चेंज करने के लिए या आपको वायलेंस करने के लिए, इंसाइट करने के लिए कोशिश करेंगे। इसीलिए दोनों, एज आई सेड अर्लियर, प्राइवेट प्लेयर्स एंड गवर्नमेंट्स मस्ट स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट देयर सिटीजन्स फ्रॉम डिसइंफॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन का पहला एग्जाम्पल भारत देश में हम देखे थे कोविड-19 पैंडमिक में। कोविड-19 पैंडमिक के समय पूरे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कहीं भी देखे तो आप कोविड-19 के बारे में कुछ लाखों लाख पोस्ट फेक न्यूज़ था। कोई कह रहा था मास्क पहनना आपके हेल्थ को हज़ार्डस है, कोई कह रहा था कि आप वो पी लीजिए, ये पी लीजिए, आप ब्लीच पी सकते हैं, कोई कह रहा था सुबह 9 बजे उठ के आप 10-15 मिनट आप सूर्य के अंदर सन के नीचे खड़े हो तो आपको कोरोना नहीं होगा। सो पूरा कोविड-19 के समय जितना भी गवर्नमेंट काउंटर करने के लिए कोशिश कर रहा था मिस इन्फॉर्मेशन को, कुछ ज़्यादातर अनसक्सेसफुल ही रहा। यानी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो भी है वहाँ पूरा कोविड-19 के बारे में 100% फेक न्यूज़ था। लेकिन गवर्नमेंट्स, कुछ डॉक्टर्स, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने इकट्ठा होके कैंपेनिंग, मीडिया कैंपेनिंग, सोशल मीडिया कैंपेनिंग शुरू किया था कि फैक्ट्स ये है कोविड-19 के बारे में, जो भी आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं फेसबुक या व्हाट्सएप में, वो फेक है। प्लीज़ डोंट लिसन टू दिस। Deepfakes add a whole new level of danger to disinformation campaigns. Deepfakes are something like morphing of videos to make people dispel information that they never said. So पूरा ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप नहीं है, डीप फेक वीडियोज़ भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको भी हम काउंटर करने के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। So cyber security experts have successfully understood and managed the threat posed by viruses, malwares and hackers. The industry learned quickly and invested profoundly in security best practices to build cybersecurity resilience, ISACs, information sharing and analysis centers, and global knowledge bases for security bugs, vulnerabilities, threats, adversaries, tactics, and techniques that are published to improve security posture of IT infrastructures or IT systems around the world. We can learn from decades of experience in cybersecurity domain and develop disinformation defense system. जिस तरह हम इतने दिन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को आंसर कर रहे हैं या काउंटर कर रहे हैं, उसी मेथडोलॉजी और उसी सिस्टम्स को हम डिसइंफॉर्मेशन को भी काउंटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। By treating disinformation as cyber security threat, we can definitely and effectively develop countermeasures to cognitive hacking. जो भी आपके दिमाग के ऊपर एक मिस इन्फॉर्मेशन से अटैक हो रहा है, उसको हम सक्सेसफुली काउंटर कर सकते हैं बाय यूजिंग
IT infrastructure, techniques and methodologies that were developed since internet age. We need a defense in depth strategy for disinformation. We have to think about every aspect of the campaign and how they are going to attack to counter it successfully and effectively. A mechanism like ISACs to share the identity, content, context, actions and behaviors of actors and disinformation across platforms is needed. एक यूनिफाइड रिस्पांस सिस्टम और सेंटर का ज़रूरत है. जिस तरह आईटी और साइबर सिक्योरिटी में इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर्स हैं, उसी तरह फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए उसके डिपेंडेंट यानी उसको यूज़ करते हुए डिसइंफॉर्मेशन के लिए भी एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर होना ज़रूरी है. एक ग्लोबलाइज्ड यानी फेडरेटेड यानी ए यूनिफाइड रेस्पॉन्स फ्रॉम एवरी एक्टर इन द स्टेट, यानी गवर्नमेंट्स, प्राइवेट प्लेयर्स, कंट्रीज, एवरीबडी शुड कम टुगेदर एंड come out with a unified response for disinformation. Information sharing will help disinformation countermeasures to scale better and respond quickly. So जब पूरे ग्लोबल रिसोर्सेस एक चीज़ को काउंटर करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए ट्राई करे तो उसमें ज़्यादा सक्सेस रेट होगा. इसीलिए एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स ज़रूरी है हमारे देश के नागरिक को डिसइंफॉर्मेशन से बचाने के लिए. So intervention with media education can be a big difference in understanding context, motivations and challenging disinformation to reduce damage. जैसा यूनिफाइड रिस्पॉन्स है, साइमल्टेनियसली हमारा देश का गवर्नमेंट और एक्टिविस्ट ये भी सोचना है कि पब्लिक को कैसे एनलाइटन करे, कैसे नॉलेज दिए डिसइंफॉर्मेशन को फाइट करने के लिए, कैसे उनको एजुकेट करे डिजिटली. दे कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स. The freedom of speech and freedom of expression are protected rights in most democracies. Balancing the rights of speech with the dangers of disinformation is a challenge for policymakers and regulators. So the disinformation infodemic requires a concerted and coordinated effort by governments, business, non-governmental organizations and other entities to create standards and implement defenses. We must protect our society against these threats or face the real possibility of societal breakdown, business interruption and violence in the street. So जब भी हम डिसइंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ भी याद रखना ज़रूरी है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. इंफॉर्मेशन को सप्रेस करने का मतलब नहीं है कि हम किसी और का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करें. Coming to the next article, India, China agree to return pre-April 2020 positions. So as we discussed earlier, both India and China has agreed for a systemic step-by-step disengagement from Pangong Lake area. Now, China and India have agreed to return to pre-April 2020 positions in eastern Ladakh along the line of control, and the latest disengagement plans also seem to indicate the same. यानी जो भी डिस्कशन डिसंगेजमेंट चल रहा है वो डिसंगेजमेंट जो भी प्री अप्रैल 2020 पोजीशन से वहाँ तक होगा. मीनिंग जो भी ट्रांसग्रेशंस हुए हैं उसके से मुताबिक विड्रॉल होके प्री अप्रैल 2020 लोकेशंस के ऊपर आधारित है. सो नॉट ओनली ट्रूप्स बट मैकेनाइज्ड आर्मर्ड एलिमेंट्स एंड टेम्पररी स्ट्रक्चर्स सच एज टेंट्स एंड कैंप्स विल आल्सो बी रिमूव्ड. इसी तरह टैंक्स और आर्टिलरी और आर्मर्ड डिविजन्स को विड्रॉ किया जा रहा है. उसी तरह जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुका है उसको भी डिसमेंटल करके प्री अप्रैल 2020 स्टेटस को लेके जाएंगे. सो द ट्रूप्स हैव नॉट बीन एबल टू पेट्रोल बियॉन्ड फिंगर 4 सिंस द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड आफ्टर चाइना हैज़ इंग्रेस्ड अबाउट 8 किलोमीटर्स अर्लियर टू. सो जब अप्रैल 2020 में चाइनीज ट्रूप्स LAC को क्रॉस करके 8 किलोमीटर भारत देश के टेरिटरी के अंदर आके कैंप्स बना चुके थे. इस आज डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो भी हो रहा है उस प्रोसेस के मुताबिक जो चाइनीज़ एनकैम्पमेंट्स है भारत देश के अंदर उनका रिमूवल भी हो जाएगा. Coming to the next article, 2.2% UAPA cases from 2016 to 2019 ended in conviction. So only 2.2% of cases registered under the Unlawful Activities Prevention Act between the years 2016 and 2019 ended in convictions by court.
according to the data presented by the Home Ministry in Rajya Sabha. So, the total number of persons arrested and persons convicted in the years from 2016 to 2019 under the UPA in country are 5,922 people, and out of them only 132 people have been convicted. In the year 2019, as many as 96 persons were arrested for sedition. That is, yesterday we discussed about the sedition law that was brought in by the British to suppress freedom fighters. Now we have a current data that in the year 2019, as many as 96 persons were arrested for sedition, that is under section 194A of Indian Penal Code, but only 2 were convicted and 29 persons were acquitted. Meaning, out of 96 persons arrested, only 2 were convicted in the courts and 29 were even acquitted of the charges. Coming to the next article, in the developing process of Myanmar protest, thousands defy Myanmar protest ban. So the military junta that is in power had banned protests from taking place in Myanmar. But tens and thousands of people took to the street of Myanmar to protest the military takeover and the military coup, and protested that the military relinquish the power and a democratic government be restored. So the sudden escalation is a surprise to the military disposition also. More politicians and more activists and more citizens were detained in Myanmar in the last few days as they were protesting against the military coup. So the international community has also started acting on Myanmar, that is directly on the military dictatorship in Myanmar. Yesterday, New Zealand pulled back its envoys and ambassadors from Myanmar and closed its embassy in Myanmar, indicating that they no longer will deal with dictators or military in this particular case. United States government has also come out and said that we are going to impose sanctions on the military generals and the family of the military generals from carrying out business in states or around the world. So there is a lot of pushback from the foreign community, international community, all while there is large scale protests happening in Myanmar from the citizens of Myanmar themselves, requesting or protesting for the restoring of democratic processes there. Coming to the next article, China had no role in Sri Lanka's decision on ECT. This is in development to the situation where the Sri Lankan government has reneged on a agreement between India and China for the construction of the ECT terminal. Since that decision was taken by the Sri Lankan cabinet, there has been a lot of pushback from the Indian side and particularly from the Japanese side. In the face of opposition from both the countries and some domestic politicians, so the Sri Lankan foreign minister has said that China did not pressure us in any way. They will not interfere in Sri Lanka's internal affairs. Not only that, China will not interfere in Indo-Sri Lanka relations. This response can be construed as, since India has, since the negotiation or the agreement between India, Sri Lanka and Japan was cancelled, our ambassador had met with our President, Prime Minister and Foreign Ministry of Sri Lanka and expressed extreme displeasure in the action taken by the Sri Lankan government, to which the Sri Lankan Foreign Minister, Sri Lankan Prime Minister and even the Sri Lankan President have expressed that first, India is our first priority. China can never have any impact on relations between India and China, and especially in the decision that we have taken, there is no Chinese role. But it is little bit hard to believe, because at the same time that they were cancelling the agreement between India, China and Japan, they went ahead and gave clearance for an energy project to be constructed by a Chinese company, that is the Chinese government, on islands in Palk state that is closest to India, that is 50 kilometers off the coast of Tamil Nadu. As far as our side is concerned, meaning our foreign ministry is concerned, we have our ambassador has met with, as I said earlier, with the president and the prime minister and including the foreign minister, and expressed our Indian intent in respects to how India feels with the cancellation and how India feels also with the energy project that is being constructed by the Chinese, so close and such proximity to
Indian territory or Indian borders. Thank you. Have a good day.